हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 इतिहास की एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है क्लास 6 इतिहास की, वो हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी देती है। आज की इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, मतलब हमारे प्राचीन समय की जो किताबें और कब्रें जिनके बारे में हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविदों ने पता लगाया है, उनको उन चीज़ों को देख करके, उन किताबों उन कब्रों को देख करके क्या क्या हमारे इतिहास के बारे में पता चला, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले इस बुक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लेते हैं। ये जो बुक है, इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमें स्रोतों की जानकारी देता है, जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमें इतिहास के शुरुआती समय पाषाण काल की जानकारी देता है। इस बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देता है। अगर इन सभी को हम इतिहास की टाइमलाइन में डिस्कस करने की कोशिश करें तो इस तरीके से आप समझिए, आज चल रहा है 2022। ये जो 0 है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म को शो करता है, और अभी हम इस बुक में डिस्कस कर रहे हैं 0 से पहले का टाइम पीरियड, जिसको बोलते हैं ईसा पूर्व। तो आप सभी को पता है इतिहास के शुरुआती समय का जो टाइम पीरियड है, जिसको बोलते हैं पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है लगभग 20 लाख साल पहले से 6000 साल पहले तक। ये जो पाषाण काल है वो यहाँ पर डेवलप हुआ था। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जैसे ही पाषाण काल एंड होता है, उसके बाद में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो डेवलप होने लग जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आईवीसी के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 4700 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन अगर हम 0 से काउंट करें, मतलब ईसा पूर्व में समय को देखें, तो लगभग 2700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है। ये 2700 आप कैसे निकालोगे? अभी ये जो 2022 है, इसको लगभग आप 2000 साल मान लो। मतलब प्रभु ईसा का जो जन्म है वो लगभग 2000 साल पहले हुआ था। तो 2000 साल ये और 2700 साल ये, टोटल हो गया 4700। तो अगर ईसा के जन्म से पहले का टाइम पीरियड देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई थी 2700 साल, 2700 ईसा पूर्व। अब सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट होता है 2700 ईसा पूर्व, और इसका पतन जो है वो 1900 ईसा पूर्व में शुरुआत हो जाता है, और 1600 ईसा पूर्व आते आते जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कंप्लीट खत्म हो जाती है। अगर हम टोटल टाइम पीरियड में देखें तो लगभग जो है वो 3600 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद में कुछ समय बाद में ही लगभग 3500 साल पहले जो है, या लगभग अगर हम ईसा पूर्व में डिस्कस करें तो 1500 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। और जिस समय सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास वाले रीजन में जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, उसी समय हमारे भारत का जो दक्षिणी भारत है वहां पर भी एक सभ्यता, एक कल्चर जो है वो डेवलप होता है, और उसको बोलते हैं महापाषाणिक काल। तो इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता का शुरुआती समय, मतलब ऋग्वेद के बारे में, और साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में जो महापाषाणिक काल शुरुआत हुआ उसके बारे में एक समकालीन डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। दोनों के बारे में हम चीजें समझेंगे कि दोनों जगह पर किस तरीके से जो सभ्यता, कल्चर जो है वो डेवलप हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद काल के बारे में देखते हैं। वैदिक सभ्यता, जिसमें वेदों की रचना हुई थी। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है हमारे हमारे वेद। वेदों के बारे में तो सभी ने सुना होगा, और ये बात सभी को पता है कि वेद जो है वो 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। 3500 साल मतलब अगर हम ईसा पूर्व में देखें तो 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिनको सूक्त बोला जाता है, और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये जो सूक्त हैं, इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं ये सारे के सारे सूक्त, जिसमें 3 देवता जो हैं वो सबसे ज्यादा फेमस है। आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वेद में कौन कौन से देवताओं के ऊपर मुख्य रूप से फोकस किया गया था। तो 3 देवता जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनमें उनके नेम है अग्नि, इंद्र और सोम।
जो अग्नि है वो आग के देवता, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई। अब बात आती है कि ये जो सूक्त है, मतलब जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं, ऋग्वेद में जो 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, उनकी रचना किन्होंने की थी? तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की थी ऋषियों ने। शुरुआत में ये जो भी सूक्त हैं उनको लिखा नहीं गया था, ऋषियों ने इनकी रचना की और इनको बोल बोल करके अपने जो विद्यार्थी हैं उनको याद करवाया, फिर विद्यार्थियों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद करवाया। इस तरीके से ये जो वेदों की जो रचना है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती गई। इसको जो लिखा गया है वो तो कुछ लगभग कुछ टाइम पहले लिखा गया होगा, लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग जो हुई है वो लगभग 200 साल पहले हुई थी वेदों की। तो यहाँ पर वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर, मतलब स्वर के साथ में, जो स्वर के साथ में जो भी मंत्र हैं उनको याद करवाते थे कंठस्थ। अधिकांश सूक्तों की रचयिता, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वैदिक काल जो है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको ऋग्वेदिक काल के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो कुछ सूक्त हैं वो पुरुषों ने भी रचना की थी और कुछ प्रार्थनाओं की रचना, कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं ने भी की थी। मतलब महिलाओं की जो कंडीशन है वो ऋग्वेदिक काल में अच्छी थी। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। हम स्कूल में जो संस्कृत हमने पढ़ी है उससे थोड़ी सी भिन्न है। अब ये संस्कृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके इतिहास को हम जान लेते हैं। संस्कृत भाषा जो है वो भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं और इसके अलावा फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सारी जो भाषाएं हैं ना वो भारतीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं, भारत यूरोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। मतलब इन सारी भाषाओं की उत्पत्ति जो है वो एक ही जगह से हुई है, फिर धीरे धीरे समय के साथ में अलग अलग भाषा में कुछ चेंज जो है आने लग गई। मतलब इनके जो आरंभिक शब्द हैं वो एक जैसे थे। जैसे कि संस्कृत में मातृ बोला जाता है, माँ हिंदी में बोला जाता है और अंग्रेजी में मदर बोला जाता है। इन तीनों को अगर आप देखोगे तो तीनों की उत्पत्ति ऐसे देखने को लगता है कि तीनों शब्द जो हैं वो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमारा जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। झारखंड और मध्य भारत के दक्षिण कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये संस्कृत का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत की कौन कौन सी भाषाएं और यूरोपीय भाषाएं जो हैं उनका परिवार भी या उनकी उत्पत्ति भी भारतीय भाषा से हुई है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो ऋग्वेद जो आज हम पढ़ते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, वो पहले शुरुआती समय में उनको लिखा और छापा नहीं गया था। शुरुआती समय में ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, मतलब सुन करके इसको क्या किया जाता था, याद किया जाता था, ना कि इसको पढ़ा जाता था। तो रचना के कई सदियों बाद में पहली बार इसको लिखा गया और इसकी जो लिखावट है वो शुरुआती समय में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था कि जो भी रचनाएं हुई वो जिनको हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में जिनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, तो ये जो किताबें हैं वो या तो कहाँ पर, पाम के पत्तों पर लिखी जाती थी या फिर बुर्ज एक पेड़ है जो हिमालयन वाले एरिया में मिलता है। ये इस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है ना उसमें ये बातें दे रखी हैं। तो बुर्ज पेड़ की जो छाल है उसके ऊपर ये जो किताबें हैं वो लिखी गई थी। तो सबसे पहले ऋग्वेद को भी बुर्ज पेड़ की जो छाल है उस पर लिखा गया और इसको छापने का जो काम है वो तो लगभग 200 साल पहले हुआ था। सीधी सी बात ये याद रखो कि ऋग्वेद को शुरुआती समय में लिखा और छापा नहीं गया था, सिर्फ उच्चारण किया जाता था और उच्चारण के द्वारा ही उसको कंठस्थ याद करवाने की कोशिश की जाती थी, सहस्वर। ओके, मतलब मंत्र जो है वो एक लय में बोले जाते थे और उसी के थ्रू उनको याद करवाया जाता था। अब ये जो ऋग्वेद है इनका इतिहासकारों ने कैसे अध्ययन किया, जैसे हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसी तरीके से इतिहासकार भी करते हैं। ये इतिहासकार जो हैं वो भौतिक अवशेषों के अलावा जो लिखित स्रोत हैं उनका भी उपयोग करते हैं। तो अब देखते हैं कि ऋग्वेद का कैसे अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो हैं, कुछ उसके जो बातें जो हैं वो वार्तालाप मतलब डिस्कशन के थ्रू है।
जैसे कि कोई पर्सन जो है किसी को कुछ कह रहा है और उसके थ्रू यहाँ पर बातें पता लगाने की कोशिश की गई है। जैसे कि यहाँ पर एक सूक्त के बारे में बताया है कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि है और वो दो नदियों व्यास और सतलुज, जिनको देवियों के बराबर पूजा की जाती थी, उनके बीच में कोई डिस्कशन चल रहा है और संवाद को यहाँ पर एक सूक्त के अंश को यहाँ पर दिखा गया है। विश्वामित्र जो है वो इन नदियों को बोलते हैं। देखो ये तो पहले ऋग्वेद की वो पांडुलिपि है जिसको बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। ये जो पांडुलिपि है वो कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। मतलब जब ऋग्वेद को छापा गया तो ये जो पांडुलिपि है जो हाथ से लिखी गई थी बुर्ज पेड़ की छाल पर, उसका उपयोग किया गया था और इसी के थ्रू जो है वो पहला अनुवाद, मतलब अंग्रेजी में भी ऋग्वेद का जो अनुवाद है वो इसी पांडुलिपि को देख करके किया गया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो पांडुलिपि है वो पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो जब भी आपको वहां जाने का मौका मिले तो यहाँ पर ये जरूर देख करके आना। अब विश्वामित्र और नदियों की ये बातें हैं जिसमें विश्वामित्र अर्ज कर रहे हैं उन नदियों से कि अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की तरह आप चलती हुई पहाड़ों से नीचे आ रही हो, शक्ति से स्फूर्त रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो, जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, लेकिन मुझे जो है आप रास्ता प्रदान कीजिए। अब इससे क्या पता चलता है कि उस समय में ऋग्वेदिक काल में जो घोड़े और गायों का काफी ज्यादा महत्व था, उनकी काफी ज्यादा एक तरीके से वैल्यू थी समाज में, इसीलिए उन्होंने नदियों की जो है वो तुलना घोड़ों और गायों से की है। जब भी हमें कोई अच्छा पर्सन मिलता है या कोई चीज मिलती है तो हम अगर उसकी क्वालिटी बताते हैं तो एक अच्छे लेवल पर उसका कंपैरिजन करते हैं। तो सेम तरीके से, और वो अच्छा लेवल क्या है, जो उस समय जो है वो काफी हाई लेवल पीक पर हो, जिसकी काफी रेस्पेक्ट हो, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। तो घोड़े और गायों का ऋग्वेदिक काल में काफी ज्यादा वैल्यू रही होगी, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की जो प्रार्थना है उसमें दूसरी नदियां जैसे कि सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का तो काफी जिक्र है, लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ जो थे वो कैसे थे, किस तरीके से उनका यूज होता था। तो ऋग्वेद में मवेशियों के लिए, बच्चों जिसमें खासकर पुत्रों के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, ऋग्वेद में अनेक प्रार्थनाएं लिख रखी हैं इनके लिए। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लिया जाता था। उस समय लड़ाइयों में ज्यादातर क्या थे, मवेशी मतलब पशु जीत करके लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे उस टाइम जमीन के लिए भी होती थी, मतलब बता रखा है कि उस टाइम जो झगड़े होते थे, युद्ध होते थे, वो किसके लिए होते थे। तो युद्ध जब लड़ने जाते तो वहां के जो जानवर है उनको ले आते। लड़ाइयां जो है वो जमीन के लिए, क्योंकि पशु आएंगे तो उनके लिए चारागाह चाहिए। तो ऐसी अच्छी जमीन जहां पर आसानी से फसलों को उगाया जा सके, अच्छे चारागाह डेवलप हो सके, उनके लिए भी युद्ध हुआ करते थे। कुछ लड़ाइयां जो है वो पानी के स्रोतों के लिए और युद्ध में लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई जाती थी, ठीक है। युद्ध में जो धन जीत करके लाते थे उस धन में से कुछ भाग जो है वो सरदार रख लेते थे। ये सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वेद काल है उसमें समाज कैसा था, ये सारी चीजें वो हैं। तो उस समय जो धन जीता जाता था युद्ध में, उसको कुछ भाग तो सरदार रख लेते, कुछ भाग जो है पुरोहितों को दे दिया जाता और शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन जो है वो यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। इन्हीं में से स्टेटमेंट उठा करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वेदिक काल में कैसी व्यवस्था थी। 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे कि उस टाइम में जानवरों की आहुति दी जाती थी, उस टाइम सिर्फ जो युद्ध जो है वो सिर्फ जमीन के लिए होते हैं, सिर्फ जमीन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम कैसी व्यवस्था थी। ये जो युद्ध होते थे ऋग्वेदिक काल में, उस समय सिर्फ अधिकांश जो है वो पुरुष ही भाग लेते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते थे और युद्ध और शांति के विषयों में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुने, मतलब इन लोगों का जो ऋग्वेदिक काल में जो समाज था उसका इस तरीके का राजा हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि राजा के बाद में, राजा की मृत्यु के बाद में उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। जो व्यक्ति बहादुर हो, जो व्यक्ति योद्धा हो, उसी को ही यहाँ का जो समाज है ऋग्वेदिक काल में वो अपना सरदार चुनते थे।
अब यहाँ पर लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द बताए गए हैं कि लोगों का वर्गीकरण जो है वो ऋग्वेदिक काल में काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जैसे कि हम बाद में मुगल काल इसमें पढ़ेंगे कि राजा मर गया तो उसके बाद में उसका बेटा बन गया। ना ना, राजा की मृत्यु के बाद में उसका बेटा शासक नहीं बन पाता था। पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जो व्यक्ति बहादुर और कुशल योद्धा होगा उसी को राजा बनाया जाता था। ना तो राजा के पास में बड़ी राजधानी होती थी, ना महल हुआ करते थे, ना उनके पास में खुद की सेना थी, ना ही ये कर लेते थे, टैक्स भी नहीं लेते थे उस टाइम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हैं राजा के बारे में। इसके अलावा जनता और पूरे समुदाय के लिए भी दो शब्द यूज होते थे, एक था जन और दूसरा था विस, जिसी से ही बाद में वैश्य शब्द निकला है, जिसके बारे में हम आगे के जो चैप्टर हैं उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, जिन्हें हम पुरुजन या विस, भरतजन, विस, यदुजन, विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं ऋग्वेद में, जिसका एक अर्थ निकालने की कोशिश की गई है कि इन लोगों के लिए ये चीजें बोली गई होंगी। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो प्रार्थनाएं जो रचना की गई ऋग्वेद में, हमने पढ़ा ना कि 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं जो हैं वो रची गई हैं। इन प्रार्थनाओं की रचना जो है वो बोला जाता है कि कभी कभी इनकी रचना करने वाले लोगों ने ये लिखा है कि हम जो हैं वो या आर्य थे, मतलब खुद को उन्होंने आर्य माना है। और अपने विरोधियों को ये लोग जो है वो दास या दस्यु मानते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। दूसरी भाषाएं इसलिए बोलते होंगे कि हो सकता है कि ज्यादातर युद्धों में जिन लोगों को पकड़ करके लाया जाता था उनको दस्यु बोला जाता होगा, और युद्ध तो दूसरी जगह पे लड़ा जाता था, मतलब उस जगह के जो लोग हैं यहाँ पर आ गए होंगे तो वो तो दूसरी भाषाएं बोले होंगे। ठीक है, बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे, मतलब गुलामी में स्त्रियों को पकड़ के लाया जाता था, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें अपने मालिक की हर बात माननी होती थी, उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था, मालिक जो बोलता था वो लोग करते थे। अब हमने शुरुआत में देखा था ना कि जिस टाइम ऋग्वेद की रचना हो रही थी उत्तर पश्चिम भारत में, उसी समय भारत में दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था, जिसको बोलते हैं महापाषाणिक काल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। महापाषाणिक काल जो है वो लगभग 3000 साल पहले शुरुआत हुई इसकी, लगभग 3000 साल पहले। महापाषाणिक कब्र बनाने की जो प्रथा है इसको बोलते हैं, मतलब इसमें क्या होता था कि किसी भी पर्सन को अगर दफनाया जाता था मृत्यु के बाद में, तो कहीं कहीं पर तो ऐसे देखने को मिलता था कि उस पर्सन की कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। शायद इसलिए रखा जाता होगा कि एक पता रहे, एक अवेयरनेस रहे कि अच्छा यहाँ पर हमने अपने परिवार के किसी पर्सन को दफनाया था। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसमें ऐसे ही होता है कि दफनाने के बाद में उनको जब उसके बाद में क्या किया जाता है, वहां पर जब कोफिन में रख करके उनको दफनाया जाता है तो उसके ऊपर एक पत्थर जिसके बारे में उनकी सारी जानकारी उसके ऊपर लिख दिया जाता है, जिससे उनके बारे में सारी जानकारी पता होती है। उनकी फैमिली को भी पता होता है कि यहाँ पर उनकी फैमिली का मेंबर जो है वो दफनाया हुआ है। तो उस टाइम जो है वो लोग बड़े सा पत्थर रख देते होंगे और उससे ये सारी चीजें जो है वो जानकारी प्राप्त करते होंगे। लेकिन कुछ जगह पर इसका जो एक अजीब सा वर्जन और देखने को मिला है। कुछ जगह पर जो कब्रगाह है उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि चारों तरफ इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर, फिर बीच में यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर, और यहाँ पर ये जो बीच में जो जगह है इसमें जो है वो इस तरीके से इसको खोखला रखा जाता था, जिससे ये पता लगता है कि उस समय के जो लोग हैं वो क्या करते होंगे कि मान लो किसी परिवार के जो पर्सन की डेथ हुई उसको यहाँ पर दफनाया गया, फिर उसके बाद में इस जगह से उसी परिवार से किसी और पर्सन की भी डेथ हो तो इसी जगह से वो उसको उसी जगह पर, मतलब एक परिवार के लिए एक जगह निश्चित की गई हो, इसलिए ये जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई होगी, ऐसा मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया कि देखो महापाषाणिक जो काल है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। कहाँ कहाँ शुरू हुआ था? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में। यहाँ पर महापाषाणिक काल के कुछ जो है एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इस बुक का, उसमें एक मैप दे रखा है जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाणिक काल, आधुनिक नगर और प्रारंभिक गांव, इन सभी के बारे में बातें बता रखी है मैप के थ्रू। तो वहां पर जाकर के आप इसको व्यू करना। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो इनाम गांव का
इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो कब्रें मिली हैं उसमें पर्सन के साथ में, मृतकों के साथ में अलग अलग किस्म के बर्तन मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल मिले हैं, सामान मिले हैं, पत्थर और लोहे के सोने के गहने मिले हैं। सीधी सी बात यह है कि मतलब जो है उस टाइम के लोगों को ये लगता होगा कि मृत्यु के बाद में भी जीवन है और ये लोग जो हैं ये सारी सामान इनके काम आएंगे, इसलिए रखा जाता होगा। अब यहाँ पर जो कब्रें मिली हैं उनकी जब जानकारी हासिल की गई तो किसी कब्र में तो बहुत सारी चीजें मिली हैं और किसी कब्र में कुछ नहीं मिला। मतलब समाज में जो है अमीर लोग जो थे, जिसकी जैसी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग ये चीजें पता चलता है कि समाज में ये तो था कि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। ओके, तो यहाँ पर एक कब्र के बारे में बता रखा है जिस कब्र में ये सारी चीजें मिली हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, और सामाजिक असमानता कैसे पता चली, कब्र में जो लोग दफने हैं उनके बारे में पता चली कि कुछ जो है कंकाल उनके ऊपर खूब गहने मिले हैं, कुछ कंकालों के पास में बहुत सारा सामान मिला है। मतलब कुछ लोग तो अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे और कुछ लोग उनके अनुयायी थे। अब कुछ खास परिवारों की कब्र भी मिली है, मतलब एक ही परिवार के लोग, एक परिवार के पर्सन की डेथ हो गई, उसको वहां पर दफना दिया गया। अभी हमने इमेज में देखा चारों तरफ पत्थर लगा दिए गए। फिर किसी पर्सन की और डेथ होती है उसी के परिवार में, तो उसको भी फिर उसी छेद के थ्रू, जो वहां पर एक होल जो रखा था उसके थ्रू ही उस जगह पर नीचे जाकर के उनको भी दफना दिया जाता होगा। ओके, यहाँ पर इनाम गांव का एग्जाम्पल दे रखा है कि इनाम गांव जो है वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर स्थित है। लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहते थे। लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था। कई बार घर के अंदर ही उनको दफनाया जाता था, जिसमें घर के अंदर कई चीजें मिली हैं जैसे खाना और पानी, ऐसे कुछ बर्तन भी उनके साथ मिले हैं, जैसा ऐसा लगता है कि खाना और पानी उसमें रख करके उनको साथ में दफनाया गया होगा। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का बड़ा गोदाम भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। तो इन सब चीजों से पता लगाने की कोशिश की जाती है कि पूरा गांव बसा हुआ है, उसके बीच में एक बड़ा सा घर है, उसमें जो पर्सन है उसको वहीं पर दफना दिया गया। हो सकता है कि वो उस सोसाइटी का, उस समाज का सरदार हो, काफी अमीर हो और उसके लिए वहीं पर व्यवस्था की गई हो। तो ये कंकाल जो हमें मिले हैं इससे हमें क्या पता चलता है। देखो, बच्चों का जो कंकाल है उसमें नर और मादा का पता नहीं चल पाता, लेकिन बच्चों का कंकाल जो है काफी छोटा होगा, इजीली पता चल जाएगा। पुरुष और नारी में भी इजीली फर्क पता चल जाता है कि नर है कि मादा है। देखो, जो विमेन होती हैं उनका जो पेल्विक बोन जो है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे को बर्थ देती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। तो इसके बेसिस पर कंकाल को इस तरीके से स्टडी करके पता चल पा रहा है कि किन किन को यहाँ पर दफनाया गया है। अब यहाँ पर बता रखा है कि लगभग 2000 साल पहले, मतलब 2000 साल पहले मतलब 1000 ईसा पूर्व, 2000 साल पहले मतलब प्रभु ईसा के समय में, 2000 साल पहले ये हो गया ना, अभी तो 2000 साल तो चल ही रहा है, ठीक है। जीरो के टाइम में मतलब प्रभु ईसा के टाइम में चरक नाम के भारत में प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वो कहते हैं कि भारत के मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं और आधुनिक शरीर रचना विज्ञान ये कहता है कि 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। लेकिन चरक ने गिनती में दांत, जो हड्डियों के जोड़, कार्टिलेज, इन सब को बता करके ये संख्या बताई होगी। मतलब कंकाल का अध्ययन करके ये सब कुछ जो है वो हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। अब इनाम गांव के जो लोग हैं वो क्या काम धंधे करते थे, तो इनाम गांव के बारे में पुरातत्वविद ये बोलते हैं कि गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। वहां पर कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज होता होगा कि लोग इन्हें खाते होंगे, ठीक है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, गधा, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियां की हड्डियां भी मिली हैं। इससे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। इसको लोग इकट्ठा करते थे। ये यहाँ पर चीन का एग्जाम्पल दे रखा है कि चीन में भी 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के पुराने उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया है एनसीईआरटी का। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। वेदों की रचना कब आरंभ हुई? लगभग 3500 साल पहले।
महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई? लगभग 3,000 साल पहले। अगर हम ईसा पूर्व में देखें तो 1500 ईसा पूर्व में जो है वो तो हुई वेदों की रचना शुरुआत, और महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत होती है लगभग 1000 ईसा पूर्व में। इनाम गांव में किस कृषकों का निवास कब का है? तो 3600 से 2700 साल पहले का, मतलब यहाँ पर है 1600 से, और ये है 700 साल पहले तक का। चरक जो है वो लगभग 2000 साल पहले जो है उनका जन्म हुआ था। तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स हैं जो चैप्टर नंबर 5 के से हमने इम्पोर्टेंट बातें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। आपको पढ़ना है, आपके पास बुक है, वहाँ जाकर के इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमने जिसके ऊपर फोकस किया है वो अंडरलाइन करनी है, और फिर ही उन्हीं चीज़ों को दोबारा से जब आप पढ़ो तो उनको रिविजन करना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो आपके साथ में शेयर की जाती है। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। ओके, थैंक यू।